साथ मौजूद हैं तज्जिया कार अतर काज़मी साहब। अतर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। भाई, स्टार्ट इसी से कर लेते हैं, अख्तर मेंगल साहब के मामले से। और हम अक्सर ये बात करते हैं कि जहाँ पर बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में मीडिया का रोल होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का रोल होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रही हैं, वैसे सियासतदानों का रोल भी होना चाहिए जो पावर पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को एंजॉय करते हैं लेकिन एहसास महरूमी को दूर नहीं करते। अब ये अख्तर मेंगल साहब ने जो इस्तीफ़ा देने का कहा है और कहा है इस बार के बाद, यानी कि अब के बाद वो यूज़ नहीं होंगे। पहले भी जाहिर है कि ऐसे ऐलानात कभी ना कभी तो आपने सुने होंगे, तो कितना सीरियस आप ले रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, सीरियस तो है। अब एक बलूचिस्तान के अख्तर मेंगल साहब एक बड़ा नाम है, बड़े सियासतदान है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो आवाज़ है वो सुनी नहीं जा रही और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं अपना किरदार नहीं अदा कर सकता। अच्छा। जो जिस किस्म के हालात हैं उसमें मेरे ख्याल में अख्तर मेंगल साहब को भी इस चीज़ का एहसास है कि वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। जिस तरह ये हुकूमत इररेलेवेंट है, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर एहतजाजी तहरीक देखें तो वहां पे यंग बच्चे बच्चियां आपको सामने नजर आएंगे। एक जमाना था कि बलूचिस्तान की आवाज़ अख्तर मेंगल जैसे लोग होते थे। आज क्या वजह है कि अख्तर मेंगल जो है उनकी आवाज़ उस तरह हमें बलूचिस्तान पे सुनाई नहीं देती। तो ये इस चीज़ का मेरे ख्याल में उनको भी इदराक है और उनको भी ये लगता है कि अगर मैंने अपनी, इसलिए कि उनकी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये है कि वो बलूचिस्तान के हकूक की बात करते हैं, अपने सूबे का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन आपको मीडिया के ऊपर इस वक्त जो बलूचिस्तान के हवाले से आवाज़ें आप जिनको कवरेज देखते हैं या सोशल मीडिया पे जिनकी कवरेज देखते हैं, उसमें अख्तर मेंगल आपको कहीं पे नजर नहीं आते। और यही वजह है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद जो है मेरी जो सियासत वो इररेलेवेंट हो जाएगी, तो मुझे जो है ये इंतहाई कदम उठाना चाहिए कि मैं अपने आप को कौमी असम्बली से अलहदा कर लूँ। लेकिन हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है कि ये इस नहज पे चीजें क्यों पहुंची हैं। आपने सारे लोगों को एंगेज करना है। ये वो आवाजें हैं जो आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, एक पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत जो है ये कौमी असम्बलियों में बैठे में, तो इन लोगों को एंगेज करना और इस तरह की आवाजों को मोर सामने लेके आना मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है। पर ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान में, वहाँ की जिस तरह की हुकूमत खिचड़ी बना के हुकूमत बनाई गई है कि एक वजीर दाखिला था जिसको पता ही नहीं था वो किस पार्टी में है, अचानक वो पीपल्स पार्टी में गया, अचानक वो वजीर आला बन गया। तो ये वो सारे गिले शिकवे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड सियासतदान करते हैं। वो कहते हैं हमारी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है वहाँ पे जो हमारी बात सुनेगी या फिर जो मसाइल। अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अतर, अशफाक ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मरकजी वजीर दाखिला है वो किस पार्टी में, किस पार्टी से ताल्लुक है, ये पता है? जी, वो जो है उनकी अपनी हुकूमत है। वो ऑब्वियसली वो हुकूमत के ताबे है, हुकूमत के तहत ही वजीर दाखिला है। पर वो मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए कि मैं वजीर दाखिला की बात करना शुरू करता हूँ तो मेरे मुंह में क्रिकेट की बातें आ जाती हैं। तो वो पार्ट टाइम है, ये ना हो कि बाय द टाइम मेरा आपका क्वेश्चन चल रहा हो बीच में वो उस वक्त पीसीबी हो, उस वक्त वो वजीर दाखिला हो ही ना। ये भी एक बड़ा इशू है ना कि इस वक्त वो क्या है, सुबह 10 बजे और 10:30 बजे के दरमियान अगर वो वजीर दाखिला है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर वो चेयरमैन पीसीबी हैं तो हम बांग्लादेश के साथ जो हमारा हुआ है हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। महाजों पे हम देख रहे हैं बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं पीछे क्रिकेट से मुताल्लिक वो बैनर्स लगे होते हैं। अच्छा अतर, ये जो जजेस की तादाद के हवाले से जो बिल है, एक बिल ला रहे हैं नूर आलम खान साहब, लेकिन वो बात ये करते हैं कि मौलाना साहब का इंप्रेशन हमें ये देते हैं कि मौलाना साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से दानियाल चौधरी साहब एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल लाए और वो भी ये इंप्रेशन देते हैं कि जी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी भी मीडिया टॉक कर रहे होते हैं या किसी भी चैनल पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसे बड़ा डिफेंड करते हैं, तौजीहात पेश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। तो लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत इस बिल को खुद नहीं ला रही और प्राइवेट मेंबर इसको लेकर आ रहा है और फिर वो भी मौखर हो जाता है। सो हुकूमत अगर अच्छी रिफॉर्म्स हैं तो उसमें क्यों नहीं अपना नाम ऐड करना चाह रही है? एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, पहली चीज तो बुनियादी सी चीज ये है कि ये अवाम के शऊर की तौहीन करते हैं। किसको नहीं पता कि ये किसके कहने पे आप हुकूमती मेंबर एक खड़ा होके और पूरी हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है, तो सबको पता है कि ये हुकूमत की मंशा। अब ये जजेस के हवाले से वो जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, देखें आर्ग्यूमेंट ये ठीक है, बहुत सारे मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, पर इस वक्त जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो गुज़िश्ता बरस की रिपोर्ट है दिसंबर तक, उसमें तकरीबन 22 लाख के करीब सदफ जो है मुकदमात पेंडिंग है और उन 22 लाख में 18 लाख तकरीबन ज़िलाई अदालतों में और सबसे मुकदमात कहीं पे पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक दफा भी ये ज़िलाई अदालतों की बात नहीं करते।
ایک دفعہ بھی یہ ان ساری ہائی کورٹس کی بات نہیں کرتے کہ جہاں پہ سم ہائی کورٹس کے اندر 6 کہیں پہ 10 مختلف جگہوں کے اوپر ججز کی تعداد اس وقت کم ہے، وہاں پہ تو یہ بات نہیں کرتی، ڈائریکٹ یہ سپریم کورٹ پہ کیوں آتے ہیں؟ لگتا ہے ایسے ہے کہ پھر اس میں سیاست انوالو ہے، جس قسم کے وہاں سے ایک فیصلہ آیا مخصوص نشستوں والا، اور وہ جو بیلنس تھا کہ ایک لگا اس طرح کے جو فل کورٹ بینچ ہے اس میں ایک لوور جوڈیشری میں مائنورٹی میں آ گئی ہے، اب جو ہیں اپوزیشن کا ان پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس سوچ کے جج صاحبان کو لانا چاہتے ہیں جس سے ان کے مقدمات میں آسانی ہو۔ اب یہ ایک سیاسی بات ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، جج صاحبان جو بھی آئیں گے انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن قانون سے زیادہ مجھے یہاں پہ سیاست انوالو نظر آتی ہے۔ اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے کہ یو آر رائٹ، لیکن ایسے پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو ایک جج کے ذمہ تقریباً 3-3 ہزار کیسز آتے ہیں، تو کمی تو ہے، لیکن لوور جوڈیشری پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر تو پورا سسٹم ہی عجیب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 2-2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وی ہیو نتھنگ اگینسٹ جوڈیشری، ظاہر ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت میں جب ججز کی تعداد کم ہے، کیسز اتنے زیادہ ہیں، تو 2 مہینے کے لیے انصاف دینے والا کوئی نہ ہو، تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ججز کی تعداد کا ایشو ہے اور جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتوں میں میجورٹی کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاست آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے مسائل کے اوپر کیسز جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی بناتے ہیں، تو یہ پورے اس جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اشفاق ایک چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے صحافی دوست بھی اور سیاستدان دوست بھی فوراً ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہیں، تو بھائی ہماری پارلیمنٹ کیا ناروے سے بھی آگے ہے، یا پارلیمنٹ ہماری اسکینڈینیویا سے آگے ہے، یا میڈیا ہمارا ہے وہ امریکہ سے بھی آگے ہے؟ جیسا معاشرہ ہے، اوور آل سسٹم ہے، ہر ادارہ اسی طرح پرفارم کر رہا ہے، تو بہتری کی تو ضرورت ہے۔ تو سوائے جیولن کے ہم کس میں بہتری پا رہے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، کرکٹ ٹیم ہماری کون سے تیر مار رہی ہے؟ تو بہرحال اب کیا جی صدف مجھے وہ اشفاق یہ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ کی بات میں، لقمان نے دیا کہ صرف جیولن جو ہے اسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ کرکٹ میں بھی حال دیکھ لیں جو آپ نے بتایا کہ کہاں کہاں ہماری پرفارمنس ہر طرف آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال جی کرکٹ میں میرے خیال میں اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ویژن ہم نے ہاکی میں دیکھا کہ ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ ادھار پہ ٹکٹ لے کے چائنا گئی ہے، تو ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایس ایچ او سے تو حل نہیں ہونا نا، ہم نے سیاست بھی ایس ایچ او سے حل کروانی ہے، ہم نے صوبوں کا مسئلہ بھی ایس ایچ او سے حل کروانا ہے، اور کرکٹ بھی سرجری سے حل ہونا ہے، سرجری سے نہیں، اوور آل ایک لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے اور تھوڑا سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ شکریہ کریں، تھینک یو سو مچ۔ اطہر کاظمی ہمارے ساتھ تھے، اور جو میری آواز کچھ مہمانوں تک نہیں جاتی، وہ دبائی جا رہی ہے آپ کی آواز، یہ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ مہمانوں تک میری آواز نہیں جاتی۔ اچھا ویسے دیکھیں